हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2015 पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, फॉर एनी इंटीजर के एक वैल्यू डिफाइन की गई है ए के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाय 7 प्लस आयोटा के पाई बाय 7, जहाँ पे आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1 है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देखने से पहले हमें इसको देखना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है। जैसे इस चीज को देखा और आयोटा देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए ये चीज। ई टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा कितना है, के पाई बाय 7 है। अच्छा, ई टू द पावर आयोटा के पाई बाय 7, अगर यहाँ पे कुछ और होता लाइक ई टू द पावर आयोटा 2 के पाई बाय एन होता है, तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यहाँ 2 के पाई बाय समथिंग होता तो बहुत ही मज़ा आ जाता। अच्छा, दिस मीन्स ये लिखा हुआ है ए के इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 2 के पाई डिवाइडेड बाय 14। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ वी कैन सी, ये तो भाई nth रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, जिसमें कि n कितनी है, n 14 है। दिस मीन्स 14th रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। दिस मीन्स ये कुछ इस तरीके से आएगा, अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2। अगर 1 से लेंगे तो 0 से लेंगे 13 तक जाएंगे, और 1 से लेंगे तो 14 तक चले जाएंगे। तो ऐसे ही लिख देते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, लाइक दिस टिल अल्फा 14। ये सारे के सारे रूट्स आएंगे। एक बार के को 1 रखेंगे, अल्फा 1 आ जाएगा। एक बार के को 2 रखेंगे, अल्फा 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3, 4, 5, 14 तक। ओके, तो ये जो अल्फा के या फिर ए के गिवन था, ये मुझे पता चल चुका है ये क्या है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को देखो, देन डेनोमिनेटर को देखो। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के। जब के की वैल्यू 1 रखोगे तो वो आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मॉडुलस, प्लस सिमिलरली अल्फा के को 2 रखोगे तो वो आएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉडुलस, एंड लाइक दिस। लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, अल्फा 13 माइनस अल्फा 12 का मॉडुलस। ओके, न्यूमरेटर क्लियर है। सिमिलरली डेनोमिनेटर को देखते हैं। डेनोमिनेटर को देखोगे तो जब के को 1 रखोगे 4k माइनस 1, डेट इज अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉडुलस, प्लस जब के को 2 रखेंगे 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, अल्फा 7 माइनस अल्फा 6, एंड लाइक दिस। जब 3 रखेंगे, एक ही और रखना है, 3 ही रख देते हैं। 3 रखेंगे तो ये आएगा अल्फा 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11, तो अल्फा 11 माइनस अल्फा 10। ओके, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमने देखा इन सब चीज़ों को, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मॉडुलस, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मॉडुलस के अंदर, डेट इज Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस होता है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा समथिंग माइनस अल्फा समथिंग। ओके, ये तो बहुत ही आसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि दिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 14 कैन बी प्लॉटेड ऑन ए यूनिट सर्कल, जहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी हमें पता होता है कि यूनिट सर्कल पे एक रेगुलर पॉलीगन बनाता है। ओके, सिंपल सी बात है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा भाई अगर एक यूनिट सर्कल होगा तो इस पे टोटल 14 पॉइंट्स होंगे, लाइक दिस। एक पॉइंट इधर कहीं होगा, एक पॉइंट इधर कहीं होगा, एक पॉइंट इधर कहीं होगा, एंड लाइक दिस इधर 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 बहुत जगह होगा। अच्छा, ये अगर अल्फ़ा 14 रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 2, सिमिलरली अल्फ़ा 3, कुछ भी। अगर मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहीं पे है, लेकिन है। ओके, तो
तो ये तो रेगुलर पॉलीगन होता है, और रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो इस साइड्स का लेंथ अगर L है तो ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। अच्छा, दिस मीन्स ये किसके बराबर है? उसी L के बराबर। ये किसके बराबर है? उसी L के बराबर। ये किसके बराबर है? उसी L के बराबर। कितनी बार L आएगा? कहाँ से कहाँ तक गए? 1 से 12 तक, तो कितनी बार L आएगा? 12 बार। तो ऊपर आ जाएगा भैया 12L। नीचे क्या आएगा? नीचे अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, ये भी तो L के बराबर ही है, ये भी तो L के बराबर, ये भी तो L के बराबर। नीचे आ गया 3L। भाई साहब 12L डिवाइडेड बाय 3L, आंसर तो आ गया 4। दिख रहा है कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस तुम्हें एनालाइज क्या करना था कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कुछ भी बहुत ही डरावना सा, वो एक्चुअल में है क्या? बहुत बच्चे तो, आधे बच्चे समेसन देख के डर जाते हैं, और समेसन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ समथिंग देख के आधे बच्चे और डर गए। तो कंपटीशन में आगे निकला जा सकता है अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है, कॉन्सेप्चुअली सोचना है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किससे है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज से बोला गया सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई एपी का क्वेश्चन आता है तो अपने आप इजी हो जाता है। आर नेचुरल नंबर, मतलब उन्होंने क्या बोला, जो भी टर्म है एपी में वो सारे के सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर। उससे उसने क्या फिक्स कर दिया? उसने बोल दिया उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है और उसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सारे के सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट इवेंट टर्म्स to the sum of the first 11 terms is 6/11 and the 7th term lies in between this। इन्होंने बोला 7 टर्म जो है A7 उसकी वैल्यू कुछ तो 130 से 140 के बीच में है। जो भी कंडीशंस दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। A7 जो है 130 से 140 के बीच में है भैया। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, ठीक है निकाल लेंगे ना। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम S7, फर्स्ट 11 टर्म का सम S11, इसका रेशियो गिवन है 6/11। ध्यान से देखना है S7 कितना होता है? 7/2, 2A प्लस 6D। भैया S11 कितना होता है? 11/2, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 6/11। अरे भाई 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 भाई, यहाँ से 2 से 2 कटा, 11 से 11 कटा, सो वी कैन सी 7 into 2A is 14A प्लस 42B D is equal to 6 into 2 12A plus 60D। So we can see 14A minus 12A, 2A is equal to 60 minus 42, 18D। So यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? 9D के बराबर। अगर A 9D के बराबर है, मुझे A और D चाहिए होगा। एक्चुअल में उन्होंने पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो मुझे D चाहिए होगा। अब उन्होंने बस एक ही और कंडीशन दिया है, डेट इज A7 की वैल्यू 130 से 140 के बीच में है। यूज कर लेते हैं। A7 इज व्हाट? A प्लस 6D, उसकी वैल्यू 130 से 140 के बीच में। A को लिखा जा सकता है 9D, 9 प्लस 6 15D लाइज इन बिटवीन 140 से 130। तो D लाइज इन बिटवीन 14 डिवाइडेड बाई 15 and 130 divided by 15. So this is basically 8 point something something something, and this is 9 point something. Okay, so एक नंबर है 8, then 8 point something, then 9, then 9 point something. Okay, तो इसके बीच में सिर्फ एग्जैक्टली एक ही इंटीजर आ रहा है which is 9। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर है
वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 9 ही हो सकता है। ये क्वेश्चन तो भाई 10th वाले बच्चे भी कर सकते थे जिनको एपीजीपी थोड़ा अच्छे से आता होगा। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। फिर से देखो, डराने की कोशिश की गई है, बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 निकालो, लेकिन किसमें? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 तक मल्टीप्लाई किया गया है। भाई साहब, इतना बड़ा ब्रैकेट खोलने का तो किसी का हिम्मत ही नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि भाई कोई भी टर्म किसी से मल्टीप्लाई हो जाए हमेशा आएगा तो 1 ही उसका कोएफिशिएंट। मतलब ऐसे सोचो, x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा। मतलब सबके आगे आ कितना रहा है? 1 1 1। मतलब जब x टू द पावर 9 जितनी बार भी बना होगा, कितनी बार बना है मुझे नहीं पता है, लेकिन x टू द पावर 9 जितनी बार भी बना होगा सारे बार उसके आगे 1 रहा होगा। मतलब ऐसे सोचो, एक बार x टू द पावर 9 कैसे बन सकता है? जब 1 प्लस एक्स वाला ब्रैकेट डायरेक्ट 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 वाले ब्रैकेट से भिड़े, मतलब इसका x मल्टीप्लाई हो बाकी सबके 1 से, इसका x बाकी सबके 1 से मल्टीप्लाई हो एंड इसके x टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई हो, एक बार x टू द पावर 9 आ जाएगा। एंड लाइक दिस, एक बार इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला x टू द पावर 7 वाले से मल्टीप्लाई हो, उस टाइम भी x टू द पावर 9 आ जाएगा। लेकिन एवरी टाइम x टू द पावर 9 के आगे 1 ही आएगा। दिस मीन्स बेसिकली हमें क्या देख लेना था, कितनी बार x टू द पावर 9 तुम बना सकते हो। एक एक का पेयर से बनेगा, एक बार क्या? हाँ, एक ही बार बनेगा, x टू द पावर 9 ही बनेगा। मतलब वो वाला ब्रैकेट, x टू द पावर 9 वाला ब्रैकेट, बाकी सारे ब्रैकेट ऐसे हैं। एंड सोचो ऐसा हो जाए कि x टू द पावर 9 इसके भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके भी 1 से, इसके भी 1 से, इसके भी 1 से, सबके 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, एक बार x टू द पावर 9 बन जाएगा। अकेला वाले में तो एक ही बार बनेगा। दो दो करके कितनी बार बन सकता है देख लेते हैं। x वाला मल्टीप्लाई होगा, मतलब x टू द पावर 1 वाला मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 8 वाले से, तब भी 9 बन जाएगा। ओके, x टू द पावर 2 वाला मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 7 वाले से, तब भी बन जाएगा। x टू द पावर 3 वाला मल्टीप्लाई होगा 6 वाले से, तब भी बन जाएगा। 4 वाला मल्टीप्लाई होगा 5 वाले से, तब भी बन जाएगा। अब 5 वाला 4 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली वही बन जाएगा, इसलिए 2 2 वाला केस भी खत्म। 3 3 देख लेते हैं। x टू द पावर 1 वाला मल्टीप्लाई हो जाए, 8 को 7 कर देते हैं और इधर 1, तो वो नहीं चलेगा। 1 2 3 हो गया, 3 प्लस 6 9, इससे बन जाएगा। देन 1 और 2 को 3 करते हैं, 6 को 5 करते हैं, इससे भी बन जाएगा। x टू द पावर 1, x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 4, ये नहीं हुआ। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी? 3 3 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, पहले वाले को x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 4। हाँ, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 3, ये तो वही हो गया। ओके, अब 3 करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 5 देन 4, 3 to 4 आ चुका है ऑलरेडी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से 7 देन 2, 3 4 2 आ चुका है, मतलब 3 4 2 ही होगा, तो और कुछ नहीं। देन अब 4 4 वाले ब्रैकेट से देख लेते हैं। 4 4 वाले ब्रैकेट से देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई हो 3 से, तो 2 1 3 3 6, 3 ही, जो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 4 कर दे तो 4 2 6 एक साथ, फिर 2 पॉसिबल नहीं है। यहाँ 5 कर दे तो 5 2 7 1 8, एक पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा होगा कि कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 4 वाले में कुछ पॉसिबल है ही नहीं, तो आंसर आ गया 8। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था, कॉमन सेंस का था, बस तुम्हें चेक करना था कितनी बार मल्टीप्लाई कर करके मैं बना सकता हूँ x टू द पावर 9, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तगड़ा क्वेश्चन किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
सपोज दैट द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ये प्यारा सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, कुछ तो ऐसा बनेगा ना भैया। ठीक है, बना दिया। F1 इज इक्वल टू 0, F1 इज पॉजिटिव, तो एक फोकस इधर जो कि हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट। F2 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो F1 F2 पता है मुझे, वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया लेट P1 एंड P2 बी टू पैराबोलास विथ कॉमन वर्टेक्स 0 विथ फोकाई F1 इज इक्वल टू 0। एक पैराबोला तो इधर ऐसे है, एंड अनदर पैराबोला इज 2F2, 0 फोकस। 2F2 एग्जैक्टली इधर है या बाहर है, इससे अभी फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें देखना है कि हाँ एक पैराबोला कुछ ऐसा आएगा। दिस इज पैराबोला P1 एंड दिस इज पैराबोला P2। ओके, नाम भी दे दिया अच्छे से, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। आगे पढ़ लेते हैं। लेट T1 बी टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू 2F2, 0। ओके, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया P1 पे, जो कि पास कर रहा होगा 2F2, 0 से, एंड दिस इज T1। सिमिलरली let T2 be a tangent to P2 which passes through F1, 0। ओके, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू F1। ओके, तो दिस इज T2। अब बोला गया है कि भैया M1 इज द स्लोप ऑफ T1 एंड M2 इज द स्लोप ऑफ T2, देन यू हैव टू फाइंड 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो बहुत ही बेसिक है, पैराबोला तो भाई स्टैंडर्ड है ना, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप होगा, जहाँ पे a ऑब्वियसली ये डिस्टेंस होगा, एंड सिंस इफ दिस डिस्टेंस इज a, तो ये वाला भी डिस्टेंस a होगा। वी नो दिस इज AE, लेकिन वो AE वाला टर्म अलग है, मैं उस AE को ही मान रहा हूँ a। समझ में आ रहा है? वो जो फोकस होगा वो AE, 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस कुछ होगा a। तुम्हें अगर ये नहीं a मानना है, तुम कुछ और मान लो, लेकिन समझो बात को। दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो तुमने बोला अगर ये a है तो ये a है, एंड 2F2, भाई ये अगर एक a था तो अगला 2a, दिस मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 2a। ओके, ठीक है। फिर तो अगर मैं इस पैराबोला का इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप होगा, जहां पे a की वैल्यू ऑब्वियसली AE के बराबर होगी, इसके AE के बराबर, वो बाद में पुट कर लेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, एंड इसका टेंजेंट देखो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं टेंजेंट जो आएगा उसका स्लोप ऐसे सोचो, दैट टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 2a, 0, ठीक है, या फिर -2a, 0, ठीक है। ओके, सो वी कैन से टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 टाइम्स x माइनस माइनस प्लस 2a। सो y माइनस 0 या फिर y इज इक्वल टू m1 टाइम्स x प्लस 2a, ये होगा टेंजेंट 1 का इक्वेशन, जहां पे m1 इज द स्लोप एंड वो पास कहाँ से कर रहा है, समथिंग 2a से। ओके, अब हमें ये भी पता होता है इस टेंजेंट का अगर स्लोप फॉर्म में मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो तो i इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m आता है, और ये तो आ गया y इज इक्वल टू m1x प्लस 2a m1। दिस मीन्स a बाई m की वैल्यू या फिर a बाई m1 की वैल्यू 2a m1 के बराबर, यहाँ से तो a से a कट गया, वी कैन सी डायरेक्टली m1 स्क्वायर कितना आ गया 1/2। सो वी कैन से 1/m1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। एक चीज़ तो मुझे मिल गया विदाउट F1 F2 निकाले। अगेन सिमिलरली ये वाला इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -8ax
नेगेटिव साइड में है तो -4ax टाइप होगा, एंड फोकस उसका 2f2, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 × 4a दैट इज 8a। अब मुझे दिख रहा होगा कि भाई इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसका स्लोप m2 है, एंड दैट स्लोप इज पासिंग थ्रू a, 0, तो उसका इक्वेशन आई कैन राइट y - 0 इज इक्वल टू m2 × x - a। ठीक है, तो वी कैन से y इज इक्वल टू m2x - a m2। ठीक है, सो वी कैन से कि भाई y को सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, तो वाई स्क्वायर डेट इज m2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2ax m2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -8ax। तो यहां से वी कैन सी x स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस x कॉमन लेंगे तो 8a - 2a m2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका d होना चाहिए 0, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो टेंजेंट होगा। तो b स्क्वायर डेट इज 8a का होल स्क्वायर डेट इज 64a स्क्वायर, b स्क्वायर 4a स्क्वायर m2 टू द पावर 4 माइनस 2ab 42a स्क्वायर m2 स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4 इंटू a स्क्वायर इंटू m2 टू द पावर 4। तो यहाँ से वी कैन सी ये तो कैंसल आउट हो रहा है, एंड 64 32a स्क्वायर कॉमन है, 2 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। सिंस a तो 0 है नहीं तो 2 माइनस m2 स्क्वायर ही 0 होगा, तो m2 स्क्वायर की वैल्यू तो 2 आ गई। अरे वाह, m2 स्क्वायर 2, m1 स्क्वायर 1 अपॉन m1 स्क्वायर 2, तो 2 + 2 इज 4 आंसर। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड जिसमें हमें वो जो क्वेश्चन गिवन था एलिप्स, उसका यूज ही नहीं आया। उसका यूज क्या आया पता है? उसका यूज बस ये था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड नॉट द वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, और अगर कोई बंदा चाहे कि इस a, 0 के झेल में नहीं फंसना है मुझे, तो दे कैन ऑलवेज फाइंड आउट f1 विच इज a, 0। मैं एक बार बता देता हूँ, एलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी होगा √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा, विच इज 9 - 4 5 4 तो 2/3। तो एलिप्स का e आ जाएगा, तो a इज 3, तो ae इज 2। तो you can always say focus is 2, 0, this is -2, 0, and this is -4, 0. Now you know each and every coordinate, so you can say this is y square is equal to 8x and this is y square is equal to -16x। तुम्हें हूबहू सारे इक्वेशंस आ जाएंगे। You can easily find out m1 and m2 and hence you can say that 1 upon m1 square plus m2 square is equal to 4। तो वो वाला मेथड भी अपना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। तो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट मेथड अपना लिया, तुम अगर वैल्यू निकालते तो वो ज़्यादा आसानी से तुम्हें दिखता जाता सब कुछ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिट्स। लिमिट्स प्यारा सा कॉन्सेप्ट है भाई। m एंड n बी 2 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n। इन्होंने बोल दिया m, n दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं ताकि झेल ही ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब का झेल ना हो, दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं। ठीक है भाई, अब ये जो लिमिट है इसको ध्यान से देखा जाए। लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर कॉस के अंदर अल्फा टू द पावर n माइनस 1 e डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m। इसकी वैल्यू -e/2 गिवन है, देन पूछा गया m अपन n कितना होगा। ठीक है, ये पहले सॉल्व तो करे। इस टाइप का लिमिट क्लास में भी करवाया जाता है मोस्टली, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें डायरेक्टली फील आ जाना चाहिए कि भाई वो वाला फॉर्मूला यूज होने वाला e टू द पावर x - 1 अपॉन x या e टू द पावर 0 - 1 अपॉन सेम 0 की वैल्यू 1 होती है लिमिट में। ओके, सो वो लाने के लिए यहाँ e हटाना पड़ेगा। e हटाने के लिए e कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर गया e टू द पावर कॉस अल्फा टू द पावर n -1
यहाँ पे एक और -1 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m। अब तुम्हें दिख रहा होगा जब अल्फा 0 को जा रहा है तो cos 0 1, तो ये वाला क्वांटिटी 0 को जा रहा है। अगर सेम क्वांटिटी नीचे रख दूं एंड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, 1 को। तो वी कैन सी कि लिमिट रिड्यूस हो गया, अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस ई को बाहर रखना ही है, बॉक्स के अंदर आया कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n -1 और नीचे क्या है, अल्फा टू द पावर m। अब ध्यान से देखना, अल्फा जब 0 जा रहा है, कॉस के अंदर वाला चीज़ कहाँ को जी रहा, 0 को। हमें एक लिमिट फिर से याद आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट, ये बोला जाता है, याद कर लो। 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कॉस 0 -1 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर कितना होगा, -1/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग दिस। हाँ, तो अगर ये होगा तो वी कैन सी, ये तो वही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँगा इसका स्क्वायर करो और इसी का स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला चीज़ पूरा का पूरा कहाँ चले जाएगा, -1/2 को चला जाएगा। तो ये आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी होगी, तो -e/2 इंटू इसमें आएगा अल्फा टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m, एंड ये लिमिट डायरेक्टली -e/2 आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इस स्टेप के बाद। ये वाला टर्म एग्जिस्ट तभी नहीं करेगा जब कट जाए दोनों, मतलब 2n एग्जैक्टली m के बराबर हो जाए और m/n 2 के बराबर हो जाए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से बच्चों ने कर लिया होगा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इंटीग्रेशन। इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वेयर tan इनवर्स x टेक्स ओनली प्रिंसिपल वैल्यू, इन्होंने फिक्स कर दी कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू लो, बट इट इज -π/2 से π/2 में लो, बाकी ऐसे जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखने। देन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके ठीक है, निकाल लेंगे। इस इंटीग्रेशन को तो पहले निकाले, अल्फा निकल जाएगा तो ये तो निकल ही जाएगा। अल्फा पहले निकालें, 0 to 1 e टू द पावर 9x प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। देखो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है ना, कोई भी बच्चा जो एनसीईआरटी सॉल्व करता है वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। कैसे भाई, e टू द पावर सम कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बेसिकली, एंड यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/में, एंड इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी यही होता है 1/दिस। 9x दिख रहा है, 9x स्क्वायर दिख रहा है, तो किसी के भी दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आएगा, भाई सब्स्टिट्यूशन कर। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 9x प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x को मान ले कुछ t या p मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर 9 प्लस 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना आ गया, dt। ओके, सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 9 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, अभी लिमिट भी चेंज करते हैं। जब x 0 को जा रहा है तो ये 0 0, t भी 0 को जाएगा। जब x 1 को जा रहा है तो ये 9 tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4, तो ये 3π/4 को जा रहा है, तो 9 प्लस 3π/4। ओके, और ये इंटीग्रेशन बन गया e टू द पावर t dt डायरेक्ट। सो दिस इज e टू द पावर t dt एंड e टू द पावर 9 प्लस 3π/4 माइनस e टू द पावर 0 1। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, तो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू आ चुकी है e टू द पावर 9 प्लस 3π/4। हमें चाहिए ln ऑफ अल्फा प्लस 1, तो ln ऑफ अल्फा प्लस 1 कितना आ चुका है, 9 प्लस 3π/4, एंड
9 प्लस 3π/4 यहाँ रखेंगे एंड माइनस 3π/4 होगा तो ये अल्टीमेटली 9 आ जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो जाएगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन जो कि वैनिश हो रहा है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ओके, ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे जीरो होता है एंड एफ ऑफ वन की वैल्यू उन्होंने दे दी 1/2। बोला सपोज दैट कैपिटल एफ एक्स इज दिस, कैपिटल जी एक्स इज दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -12 से 2, देन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, कैपिटल एफ एक्स अपॉन कैपिटल जी एक्स इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, तो पहले ये लिमिट निकालते हैं। देखो भाई लिमिट आ गया, आप डायरेक्टली फंक्शन तो रखोगे नहीं। जैसे x1 को जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा? कैपिटल एफ एक्स के बारे में सोचो। जब x1 को जा रहा होगा कैपिटल एफ एक्स कहाँ को जाएगा? तुम बोलोगे कैपिटल एफ एक्स जाएगा -1 to 1 FTDT को। सिमिलरली कैपिटल जी एक्स कहाँ को जाएगा? -1 to n t टाइम्स एफ ऑफ FTDT। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे? सोचो, इन्होंने बोला है एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है एज वेल एज ऑड फंक्शन है। जैसे ही इसने बोल दिया एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, वहाँ से डायरेक्टली क्लियर हो गया ना। अगर एफ टी ऑड फंक्शन है तो -a to a एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाता है। ये तो सबको बता देता है, -a to a एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एंड इवन रहा तो 2 गुना हो जाएगा 0 to a में। इसको तो कर लिया, लेकिन हाउ टू फाइंड दिस? अच्छा सोचो, ये भी ऑड फंक्शन नहीं है क्या? है ना। कैसे? एक फंक्शन लो मैं, कुछ भी ले लो, एच एक्स, जी और एफ यूज हो चुका है तो मैं एच यूज कर लेता हूँ। एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ के अंदर एफ एक्स, एच ऑफ -x जब निकालूंगा तो ये -x आएगा, एंड यहाँ अगर माइनस बाहर भी आएगा, एफ ऑफ -x इज -f(x), फिर f के अंदर माइनस समथिंग इज माइनस समथिंग, तो मॉड के अंदर तो मॉड फिनिश कर देगा ना उसको। ऐसा ही रह गया। अच्छा, तो ये भी ऑड फंक्शन है। हाँ, तो इसका भी तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ, तो जब लिमिट 1 को जा रहा होगा तो ये 0/0 फॉर्म रहा होगा, और 0/0 फॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे? LH रूल लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या? f'(x) अपॉन g'(x). ये तो हमें पहले भी ख्याल आ रहा था। बच्चे अगर इतना एनालाइज नहीं करते, वो यहाँ से भी सोच सकते थे कि भाई अगर कैपिटल एफ एक्स इन टर्म ऑफ x गिवन है, कैपिटल जी एक्स इन टर्म ऑफ x गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा? न्यूटन लैबनिट्स। ये तो बताया जाता है कि लिमिट अगर वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या लगता है? न्यूटन लैबनिट्स फॉर्मूला लगा देते हैं। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन एफ ऑफ एक्स, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन एक्स रखो पूरा का पूरा फंक्शन में, मॉड ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स का मॉड एक्स का डिफरेंस 1, खत्म। इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 रख दो। ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू एफ ऑफ 1 का मॉड, ये गिवन है 1/14। एफ ऑफ 1 इज 1/2, तो बेसिकली मॉड ऑफ एफ ऑफ 1 इज 1/2 का मॉड आ गया 7। एफ ऑफ 1/2 का मॉड आ जाएगा प्लस और -7। अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सिंस ये इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो बच्चों ने टिक कर दिया होगा 7 आंसर आएगा। लेकिन क्यों? लॉजिक क्या है? लॉजिक है, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, सुनोगे मजा आ जाएगा। क्या? पहली बात तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है। हाँ, अच्छा, जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं x इज इक्वल टू 0 पे वो 0 होते हैं। सही बात है, बताया जाता है एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो 0 के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा 0 आएगा। तो एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो x इज इक्वल टू 0 पे तो वो 0 होगा ही। हाँ, सिमेट्रिक भी होगा ओरिजिन के अबाउट। हाँ,
और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि एफ एक्स एक ऐसा ऑड फंक्शन है जो एक ही पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मतलब वो जीरो पे ही जीरो हो रहा है, इसके अलावा कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, और वन पे वैल्यू 1/2 है, दिस मीन्स ये ऊपर गया तो ऊपर ही चला गया होगा, नीचे आएगा तो नीचे ही चला जाएगा, और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए एफ ऑफ हाफ पॉजिटिव ही होगा, ना कि नेगेटिव होगा। और ऐसा नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कुछ कुछ आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसे कुछ कुछ आ जाएगा, तभी आया होगा, क्योंकि 1/2 पे बड़ी वैल्यू है, 1 पे छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा डायरेक्ट बढ़ता नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें बस ये एनालाइज करना था पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव रिजेक्टेड, पॉजिटिव सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उन्होंने बोनस कर दिया। बोनस इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? तो ऑब्वियस सी बात है, कंपोनेंट कंपोनेंट जो लेते हैं किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पे, जैसे बी वेक्टर का ए पे कंपोनेंट लेंगे तो वो बी डॉट ए डिवाइड बाय मॉड ए होता है ना। कैसे? मॉड बी कॉस थीटा इंटू ए कैप वाला फंडा, तो बी डॉट ए डिवाइड बाय मॉड ए। तो अगर इस फंडा से चलेंगे तो इसका कभी आंसर ही नहीं पाएगा, कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पी क्यू एंड आर। अब उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया आंसर देते टाइम? उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि पी क्यू आर जो है तुम्हारा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर तीन वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं जिस फॉर्म में आई कैप जे कैप एंड के कैप टाइप, तो डायरेक्टली किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे उसी तरीके से लिखा जा सकता है यूजिंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड से। लेकिन ये फैसिलिटी तो अवेलेबल होता है जब वो बोल देते पी क्यू आर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो उन्होंने कैसा दिया सॉल्यूशन, मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला एस इज 4p प्लस 3q प्लस 5r एंड इसी एस वेक्टर का अगर इसके अलोंग कंपोनेंट है कुछ एक्स वाई जेड, तो उसी एक्स को एस को लिखा जा सकता है एक्स इंटू माइनस पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर प्लस आर वैक्टर प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर वैक्टर प्लस जेड इंटू माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर वैक्टर। सो यहाँ से वी कैन सी पी के साथ क्या क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। क्यू के साथ क्या क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एंड आर के साथ क्या क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये दोनों सेम है, दिस मीन्स वी कैन से माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू 4 है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू 3 है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा डायरेक्टली ना। सोचो, ये 1 ये 2 ये 3, 2 और 3 को ऐड करोगे वाई जेड कट जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। x जब 4 आ चुका है तो पहले दोनों को ऐड करो, फर्स्ट दोनों को ऐड करोगे तो वाई वाई कट जाएगा, माइनस 2z भी आ जाएगा 7, तो z इज माइनस 7/2। x आ गया, z आ गया, मुझे चाहिए y, मुझे चाहिए y, तो मैं 1 और 3 को ऐड करूंगा, 1 और 3 को ऐड करोगे z गया, x गया, 2y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/2। सो यू नो x, यू नो y, यू नो z, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस, आंसर आ जाएगा। लेकिन बताया ना मैंने क्या मिस्टेक था, ऑब्वियस सी बात है, s का अगर p के अलोंग कंपोनेंट लिखोगे मैग्नीट्यूड, तो यू विल हैव टू से दिस इज s डॉट p डिवाइडेड बाय मॉड p, वो गिवन था 4। सिमिलरली s डॉट q डिवाइडेड बाय मॉड q, ये गिवन था 3 एंड s डॉट r डिवाइडेड बाय मॉड r, ये गिवन था 5। एंड सिमिलरली अगर इसके अलोंग लिखेंगे तो s डॉट माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा x। सिमिलरली s डॉट पी माइनस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी माइनस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा y। एंड s डॉट माइनस पी माइनस क्यू
प्लस आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा z। अब तुम अगर 2x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे एंड यूजिंग दिस, तुम कभी देखोगे ही नहीं कि इंटीजर आएगा। क्यों? क्योंकि p q r कटेगा ही नहीं ना, कैंसल आउट ही नहीं हो रहा है। अब जब कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो इंटीजर वैल्यू कैसे आएगा? तो ये एक्चुअल में करेक्ट था, लेकिन आईआईटी ने क्या सोचा है कि तुम ये एज्यूम करके चलोगे और इससे आंसर लिख दोगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबको आंसर देना पड़ा, सबको 4 मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। पेपर 2 का हमने देखा, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग ही हो गया, सबको 4 मार्क्स आ गया। ये क्वेश्चन देखने में डरावना था, इजी भी बोल सकते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट में रखूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बातें सोचनी थी, जैसे कि ये एंड ये प्लस और माइनस वाला। देन ये इंटीग्रेशन यार बच्चों वाला था, इसमें मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा, ये इजी था। सिमिलरली ये लिमिट भी इजी था, बच्चों ने कर लिया होगा। एंड ये क्वेश्चन में बच्चों को टाइम लगा होगा, ठीक है, बच्चे टाइम दिए होंगे, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए। जो वैल्यू ऐसे निकाल के किए होंगे उनका भी आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा सा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हिट एंड ट्रायल, मतलब ये तुम्हें सोचना ही था कितने तरीके से तुम 9 बना सकते हो। तो यार ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, एंड ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल था। जो ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि वो लेंथ ऑफ समथिंग गिवन है और वो पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। अगर वो वैल्यू पुट ऑन करना स्टार्ट करेंगे e⁴ के फॉर्म में, मतलब वो ज्योमेट्रिकली नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो फंसेंगे। कैसे फंसेंगे भाई? कॉस में एक एपी आएगा, साइन में एक एपी आएगा। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था, कॉस में के अंदर वाला एंगल अगर एपी में जा रहा है और साइन के अंदर वाला एंगल एपी में जा रहा है, तो सम कितना आता है, वो वाला सम का फॉर्मूला लगाने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब मॉडुलस वॉडुलस घुसा देना, थोड़ा बहुत अगर ज्योमेट्रिकली सोच पा रहे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्रिकली ही सोचेंगे। ज्योमेट्रिकली नहीं हो पाएगा तब थियोरेटिकली कुछ कुछ एक्स वाई जेड मानो, या फिर जो करना है करो। टाइम बचे तो ज़्यादा टाइम दो, नहीं बचे तो स्किप करके निकल लो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा नहीं है, स्किप करके निकल लो यार। क्वेश्चन सही करने से मतलब है, इजी क्वेश्चन सही करो या हार्ड क्वेश्चन सही करो, मार्क्स तो बराबर ही आने वाले हैं। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।